सो हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मई 2023 पार्ट 3। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल चुकी होगी। अगर किसी ने वो पीडीएफ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ में ये जो करंट अफेयर रेलेवेंट होंगे, स्पेशल फोकस हमारा एचएस और अलाइड 2024 पर है, लेकिन ये बाकी सभी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो शुरुआत करते हैं फिर एक एक करके। और इसके साथ में ही अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं तो 7 जनवरी 2024 को हमारा स्कॉलरशिप का टेस्ट होने जा रहा है, जिसकी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। MOHUA has signed a memorandum of understanding with which organization for the technical assistance under the स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। क्वेश्चन है कि MOHUA ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत तकनीकी सहायता के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इज राइट्स, RITES। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो MOHUA इन्होंने कोलैबोरेट किया है राइट्स के साथ, क्यों? aims to facilitate the standardization of processes and the design of facilities for solid waste management। याद क्या रखना है आपको? ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इन दोनों के बीच में कोलेबोरेशन हुआ है। राइट्स जो है वो एक गवर्नमेंट ओन्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी है, एंड this company will contribute its expertise to enhance the effectiveness of the waste and water management in urban areas। तो एक तो आपका अर्बन मिनिस्ट्री के साथ में ही हो रहा है, और दोनों के बीच में क्यों? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो दोनों के बीच एक आपका राइट्स, और राइट्स क्या है? एक नॉन गवर्नमेंट ओन इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द अमेजन फंड इज मेंटेन्ड बाय विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अमेजन फंड का रख रखाव किस वित्तीय संस्था द्वारा किया जाता है? न्यूज में था चला हुआ। अब आपने अमेजन जो फॉरेस्ट है वो आपने देखे होंगे। ये आपका अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है, ये वाला पूरा एरिया। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कितनी कंट्रीज या कितनी कंट्रियाज इसमें आती हैं। सबसे रिच जो रेन फॉरेस्ट है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। The Amazon Fund established to secure donation for the initiatives combating deforestation in the Brazilian Amazon। तो यहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनों की कटाई हो रहा है, उसको सुरक्षित करने के लिए एक ये जो दान है या फिर फंड है वो क्रिएट किया गया है। इज ओवरसीन बाई ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक। तो कौन ओवरसी करता है इसको? ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में क्या हुआ कि यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवर 101 मिलियन USD टू सपोर्ट द अमेजन फंड्स ऑब्जेक्टिव्स। इंपॉर्टेंट हो गया इसीलिए, इसलिए न्यूज में भी चला हुआ था। द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया स्टैटिक वाला कि वर्ल्ड लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, वो कौन सा है? कवरिंग 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, और जो 6.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज द इंडिया श्रीलंका फ्रेंडशिप ऑडिटोरियम बीइंग सेटअप। तो भारत श्रीलंका मैत्री सभागार कहां पर स्थापित किया जाएगा? भारत और श्रीलंका, उनका जो मैत्री सभागार होगा ये स्थापित किया जाए आपका त्रिनकोमाली। द इंडिया श्रीलंका फ्रेंडशिप ऑडिटोरियम इज बीइंग सेट अप एट त्रिनकोमाली। द फाउंडेशन स्टोन फॉर द ऑडिटोरियम वाज लेड एट द श्रीलंका एयर फोर्स एकेडमी इन द त्रिनकोमाली बाय इंडियन एयर चीफ मार्शल BR चौधरी। तो यहाँ पर है आपका त्रिनकोमाली, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? थोड़ा बहुत ये याद रख सकते हैं, लेकिन जगह कहाँ पर है? श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लिनिकल ट्रायल अपॉर्चुनिटी इन इंडिया रिपोर्ट has been released by PwC India in association with which institution। तो PwC इंडिया द्वारा प्रकाशित क्लिनिकल ट्रायल अपॉर्चुनिटी इन इंडिया रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा पब्लिश की गई है? तो रिपोर्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट। आंसर इज द क्लिनिकल, ये जो पब्लिश की गई है दैट इज प्राइस वाटर कॉर्पस इंडिया एंड द यूनाइटेड इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, USAIC, इसके द्वारा प्लस PwC यानी कि प्राइस वाटर हाउस कॉर्पस के द्वारा, इन दोनों ने मिलकर के एक रिपोर्ट जारी की है, क्लिनिकल ट्रायल अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। तो इस रिपोर्ट में क्या है? द रिपोर्ट हाईलाइट्स इंडियाज फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स attributing to its regulatory reforms implemented since 2013 and the new drug and clinical trial rules 2019। थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी किन दोनों के बीच में हुआ है और किसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद विच आर्म्ड फोर्स।
तो युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो आपके पास ऑप्शन है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। आंसर इज इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना। द इंडियन आर्मी इज वर्किंग ऑन क्रिएटिंग अ बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम which aims to provide composite operational pictures to commanders and staffers at the level for swifter decision making. This system is being built under कौन से प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया जा रहा है वो आपको याद रखना है। तो प्रोजेक्ट संजय। तो निगरानी रखने के लिए, उस निगरानी को सही तरीके से, ताकि जैसे आप निगरानी रखेंगे तो उसी तरीके से तो आप डिसीजन लेंगे ना। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें हो रही हैं और आप वैसे डिसीजन लेंगे उसके लिए। तो अंडर प्रोजेक्ट संजय ये सिस्टम बन रहा है विच सीक्स टू क्रिएट मल्टीपल सर्विलेंस सेंटर्स फॉर द फील्ड फॉर्मेशन एंड इनेबल द इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी कि BIS लॉन्च G20 टेक स्प्रिंट। तो विश्व बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के साथ किस संस्था ने G20 टेक स्प्रिंट्स लॉन्च किया? तो किस संस्था के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा, इसीलिए जरूरी हो गया है। द G20 टेक स्प्रिंट वाज लॉन्च्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी कि BIS। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा BIS की फाउंडेशन स्टोन्स कब रखी गई। दिस ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन एम्स टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। क्या है? इस वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता का उद्देश्य है सीमा पार से भुगतान से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने पर विशेष ध्यान देने के साथ नवीन प्रौद्योगिकी समाधानों के विकास को बढ़ावा देना है। तो जो क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स की ट्रांजेक्शन होती है उसके सॉल्यूशन को लेकर के, ठीक है। द ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन एम्स टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन, किस पर फोकस है? एड्रेसिंग चैलेंजेस रिलेटेड टू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होती है, आप नेपाल में है, नेपाल से पेमेंट कर रहे हैं, यूएसए में यूएसए पेमेंट कर रहे हैं, इंडिया में ऑस्ट्रेलिया से पेमेंट कर रहे हैं। तो क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट हो रही है उससे रिलेटेड है, उसके सोल्यूशन से रिलेटेड है, और किसके बीच में हुआ? आपका RBI और BIS के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री होस्टेड द मशीन्स कैन सी 2023 समिट। तो मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो ये की है आपकी संयुक्त अरब अमीरात ने, UAE ने। The machine can see summit hosted by UAE launched by the government, UAE government. The summit aimed to gather experts from around the world to engage in discussion about the future of artificial intelligence। अब इसकी बात ही हो रही है, AI की बात हो रही है, हर जगह पर AI की बात हो रही है कि क्या AI जो है ह्यूमन को रिप्लेस करेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, इससे टेक्नोलॉजी पर क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए ज्यादातर क्या होता है एग्जाम में फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी एक फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ये ऑर्गेनाइज किया था? ये आपका समिट था मशीन कैन सी 2023 समिट, तो UAE में हुआ। किसके ऊपर डिस्कशन की गई? देखिए आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, इसीलिए जरूरी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन नेवल शिप हैज बीन डीकमीशन आफ्टर 36 ऑफ द सर्विस। 36 साल की सेवा के बाद किस भारतीय नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो वह है आपका INS मगर। INS मगर जो है एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप has recently been decommissioned after 36 of years of the service। तो 36 साल से वो सर्विस में थी, अब उसको उस शिप को डीकमीशन किया गया है। द शिप built by Garden Reach Shipbuilder and Engineer in Kolkata could carry 11 battlefield tanks, 30 BMP infantry fighting vehicles, 10 trucks, यानी कि एक बहुत बड़ी शिप जिसके ऊपर इतने टैंक आ सकते हैं, जहां से हवाई जहाज लैंड कर सकते हैं। तो उस तरीके के जो बैटलफील्ड में लड़ने के लिए जरूरी होते हैं, तो INS मगर आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज डोंकी लैंड पोर्ट विच वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो भारत और किसके बीच में ये डोंकी लैंड पोर्ट है? तो वो है आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये रहा आपका। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ही है ये। इंडिया में पूछा जाए कि इंडिया में कौन सी स्टेट में पर्टिकुलरली, तो अब आपका मेघालय हो गया है। तो मेघालय एंड बांग्लादेश। इट इज द 10th लैंड पोर्ट established between the two countries and is expected to enhance trade and facilitate smoother travel, fostering closer economic ties। तो इन दोनों के बीच में किस तरीके से इकोनॉमिक या फिर आपका ये ट्रेड उसको इनहांस करने के लिए ये जो लैंड पोर्ट है ये बहुत मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल साइबर इनकाउंटर्स। तो कई बार नाम बुक पूछे जाते हैं कि ये हाल ही में किसके द्वारा ये बुक लिखी गई। तो याद रखिएगा इस बुक को किसने लिखा था? तो अशोक कुमार
तो वो है आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस, डीजीपी इन उत्तराखंड। तो डीजीपी उत्तराखंड के द्वारा ये बुक लिखी गई। ये बुक किस पर फोकस करती है? तो आपके साइबर इनकाउंटर्स पर फोकस करती है, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ साइबर क्राइम्स। किस पर? साइबर क्राइम्स पर फोकस एरिया क्या है? साइबर क्राइम है। तो अशोक कुमार डीजीपी हैं उत्तराखंड के, और ये रियल स्टोरीज पर बेस्ड है, किस तरीके से किसी को 1 लाख का चून लगा दिया, 2 लाख का, किस तरीके से वो साइबर अटैक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है KH-47 किंझल is the hypersonic missile unveiled by which country? तो KH-47 किंजल किस देश द्वारा अनावरण की गई हाइपरसोनिक मिसाइल है? अब हाइपरसोनिक क्या होता है, सबसोनिक क्या होता है, सोनिक क्या होता है, देखते हैं जरा। KH-47 किंजल ये किसके द्वारा? प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इंट्रोड्यूस की थी दिस मिसाइल इन 2018। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। अब इसके बारे में तो आपको नहीं जानना है कि ये क्या कर सकती है, थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए, किंजल इज कैपेबल ऑफ अचीविंग स्पीड्स एक्सीडिंग मैक 10, तो यानी कि 5 मैक से जिसकी स्पीड ज्यादा होती है उसे आप हाइपरसोनिक कहते हैं। एंड कवरिंग डिस्टेंस रेंजिंग फ्रॉम 1500 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज को ये की रेंज तक ये जा सकती है। तो ये होता है आपका, देखिए, सबसोनिक। जब किसी की स्पीड जो है, अगर मान लीजिए इस किसी भी मिसाइल की स्पीड मान लीजिए वो 1 मैक से कम है तो उसे सबसोनिक कहते हैं। अगर 1 मैक के बराबर है उसे ट्रांससोनिक कहते हैं। अगर मान लीजिए, सॉरी, बराबर है तो 1 सोनिक। फिर अगर एक से ज्यादा है, 1 मैक से ज्यादा है लेकिन 5 मैक से कम है, तो उसे आप सुपरसोनिक कहते हैं। हाइपरसोनिक यानी कि 5 मैक से ज्यादा अगर उसकी स्पीड है, तो आप मुझे ये बताइएगा 1 मैक इज इक्वल टू, 1 मैक किसके बराबर होता है? स्पीड की साउंड के बराबर कितना, लगभग क्या बराबर ही होता है, उससे ज्यादा होता है? तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 1 मैक इज इक्वल टू। तो इस तरीके से निकालते हैं मैक नंबर ऑब्जेक्ट स्पीड बाई स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू मैक, लेकिन कैसे, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सोराना एंड सोराना। दूसरा है आपका ऑरिगेरा डिस्कवर्ड रिसेंटली बिलोंग टू विच स्पीशीज। तो हमने आई थिंक पिछली 1-2 क्लासेस में भी स्पीशीज के बारे में देखा था। तो ये है आपकी बटरफ्लाई की स्पीशीज। पिछले कल हमने बात की थी फिश की स्पीशीज। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी पिछले कल हमने पढ़ा था कि फिश स्पीशीज पाई गई है और कहां पर। द रिसेंटली डिस्कवर्ड बटरफ्लाई स्पीशीज, तो आप याद रख सकते हैं सोराना ट्रायंगुलर एंड सोराना ऑरिगेरा बिलोंग्स टू द जीनस सोराना। तो मछली की स्पीशीज है, इतना ही याद रखना है आपने। ये है आपकी, सॉरी, बटरफ्लाई की स्पीशीज है, तो ये आपने याद रखना है, ये बटरफ्लाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेमलिन इज यूज्ड टू रेफर द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री। तो क्रेमलिन का प्रयोग किस देश की सरकार के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास यूक्रेन, रशिया, इजराइल एंड ईरान। Right answer is Russia. The term Kremlin is used to refer the government of Russia. The Kremlin is historic fortified complex located in Moscow. क्या है ये? Historic fortified complex है मॉस्को में, and it serves as the official residence of president of the Russian Federation. जैसे आप यहाँ पर शिमला में बात करते हैं कि शिमला में राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है, जहाँ पर अगर राष्ट्रपति जब आएंगे तो वहां पर निवास करेंगे, तो वैसे ही आप यहाँ पर अगर बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है उसे भी आप क्रेमलिन ही कहते हैं। और मींस इसका मतलब जो होता है फोर्ट्रेस इनसाइड अ सिटी। इस तरीके के अलग अलग क्रेमलिन आपको वहां पर मिल जाएंगे। एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड वेल नोन ये जो है जो मॉस्को में है। एडिशनली द टर्म इज ऑफन यूज्ड मोर ब्रॉडली टू नीड द रशियन गवर्नमेंट, और ज्यादातर अगर देखा जाए तो क्रेमलिन का यूज रशियन गवर्नमेंट को रेफर करने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो क्रेमलिन याद रखिएगा। गैलापागोस आइलैंड इज यूनेस्कोस वर्ल्ड नेचर हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो गैलापागोस द्वीप यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल किस देश में स्थित है? आंसर है हमारा इक्वाडोर। आंसर है इक्वाडोर। द क्या था ये? Galapagos Island recognized as UNESCO World Heritage Site are situated in Ecuador. These remotely islands unique features हैं यहाँ के। An agreement has been established between Credit Suisse and the Ecuadorian government. क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए कितना millions of dollar over 2 decades for the preservation and protection of Galapagos Islands. तो किसके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है? इक्वाडोरियन गवर्नमेंट और स्विस के बीच में हुआ है, क्रेडिट स्विस के बीच में, ताकि यहाँ का संरक्षण किया जाए जो पारिस्थितिक तंत्र है यहाँ का। तो ये रहा आपका इक्वाडोर और ये रहे आपके गैलापागोस आइलैंड्स। तो न्यूज में चला हुआ है, कई बार पूछा जाता है कि हाल में न्यूज में क्यों चला हुआ था। अलाइड के मेंस में देखिए क्वेश्चन क्या आता है। अलाइड के मेंस में क्वेश्चन आएंगे कि पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज, पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज।
पहले ये आते थे एक एक वर्ड्स के, एक एक इन द सेंस की एक एक मार्क्स के आते थे, लेकिन 2019 में क्या हुआ, जो लास्ट मेंस हुआ था वहां पर अब ये आ गए 40 मार्क्स के। 40 मार्क्स के यानी कि 40 मार्क्स के तो नहीं, उसके बाद आए थे ये 2-2 मार्क्स के, कि एक ये प्लेसेस इन न्यूज क्यों है, ये पर्सन इन न्यूज क्यों है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में भी, अलाइड के और प्रीलिम में भी। तो इसीलिए आपको अभी से ये नोट्स बना रखने हैं कि पर्सन एंड प्लेसेस, हो सकता है आप कहीं अलग जगह पर इनके नोट्स बना दो, पर्सन एंड प्लेसेस इन न्यूज। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सिंपल वर्ड में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश। उन्होंने लॉन्च किया है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, इतना ही आपने याद रखना है। तो बच्चों की आपका उनको डिजिटल हेल्थ कार्ड सबसे पहले या फिर आपके हाल ही में किस गवर्नमेंट ने दिए? उत्तर प्रदेश सरकार ने। आकाशवाणी विल बी द परमानेंट नेम ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। आप याद रख सकते हैं क्योंकि आपने सुना ही होगा कि हम आकाशवाणी केंद्र यहां से बात कर रहे हैं, आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से हैं। तो आकाशवाणी किस संस्था का नाम होगा? आंसर इज ऑल इंडिया रेडियो। The government of India has recently declared that public broadcaster All India Radio will be exclusively referred as Akashvani। अब देखिए आप, आकाशवाणी प्रोमिनेंट रेडियो ब्रॉडकास्टर है इंडिया में, विद कितना नेटवर्क है? लगभग ओवर 262 रेडियो स्टेशंस है, कवरिंग 92% ऑफ द कंट्रीज एरिया एंड नियरली द एंटायर पॉपुलेशन। कहीं पर भी आप रेडियो सुनते हैं तो आकाशवाणी के समाचार आप तो सुनते ही हैं, ठीक है। तो अब उसका नाम क्या होगा? आकाशवाणी रेफर किया जाएगा, ना कि ऑल इंडिया रेडियो। ये इसका परमानेंट नेम हो जाएगा आकाशवाणी। नेक्स्ट है हमारे पास, क्रायोसैट इज अ प्रोग्राम एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी। तो क्रायोसैट किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित कार्यक्रम है? आंसर है ईएसए। क्रायोसैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या है? एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इस तरीके से ये ऑब्जर्व करना है ना, यानी कि ये देख रहा है कि अर्थ पर क्या क्या चला हुआ है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर चीज ही देखेगा। अब क्रायोसैट क्या चीज देख रहा है? कैरीज अ रडार अल्टीमीटर as its instrument। The altimeter is designed to study variation in height on the earth surface। altimeter का संबंध किससे है? variation in height surface, surface of the height। सरफेस की हाइट क्या है, जो मान लीजिए किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, ज्यादा कम है, ये तो हो गया अब अल्टीमीटर। पर्टिकुलर चेंज इन द आइस फील्ड, किससे रिलेटेड? पर्टिकुलरली आइस फील्ड से, बर्फ से संबंधित है आपका। बर्फ के क्षेत्रों का परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्रायोसेट ने लगभग 2 लाख ग्लेशियरों पर नजर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जलवायु परिवर्तन के कारण एक दशक में 2720 बिलियन टन बर्फ के नुकसान का संकेत देने वाला डेटा प्रदान किया है। कि इतने जलवायु परिवर्तन के कारण एक दशक में, एक डेकेड में 2720 बिलियन टन बर्फ के नुकसान का संकेत देने वाला महत्वपूर्ण डाटा दिया है। तो वो है आपका क्रायोसेट। किसका? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। तो किस एजेंसी से रिलेटेड है? आपका ईएसए से। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए क्रायोसेट 10 years वॉचिंग ओवर अवर प्लेनेट, क्योंकि न्यूज में चला हुआ था डाटा क्वालिटी 5 times बेटर देन एनी प्रीवियस मिशन। तो ये है आपका क्रायोसेट। ये क्लाइमेट चेंज पर वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन हाउ आइस ग्लेशियर्स रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज। ग्लेशियर्स पर क्या असर पड़ता है क्लाइमेट चेंज का, तो वो स्टडी इस क्रायोसेट के द्वारा या इस क्रायोसेट सैटेलाइट के द्वारा दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैटेलाइट व्हिच वुड बी लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप बाय सर्वे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड ऑक्सफोर्ड स्पेस सिस्टम। वह कौन सा उपग्रह है जिससे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, यही है ना आपका सर्वे सैटेलाइट है, ये सर्वे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ऑक्सफोर्ड स्पेस सिस्टम द्वारा साझेदारी में लॉन्च किया गया है। तो वो है आपका काबसार। क्या है? काबसार। दिस सैटेलाइट विल फीचर अ सिंथेटिक एपर्चर रडार। क्या करेगा? इस उपग्रह में सिंथेटिक अपर्चर रडार की सुविधा होगी, जो छोटे उपग्रह पृथ्वी अवलोकन मिशनों से उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग को सक्षम करेगा। हाई रेजोल्यूशन जो पिक्चर्स हैं, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग फ्रॉम स्मॉल सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस। इंपॉर्टेंटली एसएआर टेक्नोलॉजी अलाउज इमेजिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंडीशंस। कि आपको जो हाई रेजोल्यूशन जो पिक्चर्स हैं वो मिल जाएंगी। मान लीजिए अगर खराब मौसम भी है, वेदर जो है वो खराब है, लेकिन उसके पश्चात भी आपको हाई रेजोल्यूशन जो इमेजेस हैं वो भी मिलेंगी। अ डे लाइट मेकिंग इट वैल्यूएबल टूल फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस। डन। तो ये है आपके कुछ एक मिशंस, 9 स्पेसक्राफ्ट करंटली इनबिल्ट। उसमें से एक आपका है काबसार, जो इनोवेटिव डिप्लॉयड एंटीना एंड हाई रेजोल्यूशन जो पिक्चर्स आपको प्रदान करता है। देन वी हैव थियोस, माइक्रोसार, हाइड्रोजनिस प्रोजेक्ट, टाइकी, लूनार एंड सैटेलाइट वीयू। तो ये थोड़े बहुत आप याद रख सकते हैं कि कब ये आएंगे, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी। नेक्स्ट है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बांधवगढ़ जो
टाइगर रिजर्व है वो आखिरकार कहां पर है? तो बांधवगढ़ है आपका मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व। द रिजर्व लोकेटेड इन द ईस्टर्न सतपुरा हिल्स इज नाउन एज रिच, किसके लिए जाना जाता है? रिच बायोडाइवर्सिटी एंड होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग मेजेस्टिक बंगाल टाइगर्स। अब क्यों ये जरूरी है, देखिए आपको क्या पूछा जाएगा, अगर मान लीजिए आपको पूछना है स्टेटमेंट वाइज में कि ये ईस्टर्न साइड्स पे है या वेस्टर्न साइड्स के है सतपुड़ा पे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये है ईस्टर्न सतपुड़ा हिल्स, नाउन फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी। यहां पर आपको बंगाल टाइगर मिलते हैं इंपॉर्टेंट। रिसेंटली क्या हुआ कि 16 फीमेल एंड 2 मेल स्वैम्प डियर वर रिलीज इनटू दिस टाइगर। हाल ही में 16 मादा और 2 नर दलदल हिरणों को इस बाघ अभयारण्य में छोड़ा गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में संरक्षण प्रयासों और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से जो ये हिरण थे उनको यहाँ पर लाया गया। तो यहाँ पर कहाँ से लाए गए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो स्वैम्प डियर वर ब्रॉट फ्रॉम कान्हा नेशनल पार्क ऑल्सो लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। सो इंपॉर्टेंट है यहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए। अब हमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आखिरकार टोटल कितने हैं टाइगर रिजर्व? तो टोटल मिला करके हैं ये 54। हाल ही में दो नए टाइगर रिजर्व इसमें और जुड़े हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दो नए टाइगर रिजर्व कौन कौन से थे, क्योंकि इससे पहले कितने थे? 52 टाइगर रिजर्व है, 2023 में दो और जुड़े हैं तो 54 हो गए हैं अब टोटल। तो ये है राजस्थान, ये आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये हो गया आपका कान्हा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस मीडिया कम्युनिकेशन सेल इज एसोसिएटेड विद व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री? साइंस मीडिया कम्युनिकेशन सेल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहीं से आपको पता है साइंस मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेल। तो इस शोकेस सक्सेस ऑफ स्टोरीज इन्होंने क्या किया है, इसका पर्पस ये था कि भैया आपको उस डिपार्टमेंट की स्टोरीज बतानी है, सक्सेस स्टोरीज बतानी है कि क्या क्या इस मिनिस्ट्री ने किया हुआ है, साइंस एंड टेक ने क्या क्या हमें किया हुआ है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट एडवांस एंड अचीवमेंट टू द पब्लिक, लोगों को बताना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इम्पोज्ड द टाइटल 42 ऑर्डर? तो किस देश ने टाइटल 42 आदेश लागू किया है? तो ये लागू किया है यूएसए के द्वारा। अब ये है क्या, ये उसके बारे में जानते हैं जरा। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस अ मेजर इन 2020 एज द रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 pandemic under title 42. US authorities were granted the authority to expel migrants to Mexico without providing them the opportunity to seek asylum in the United States. अगर मान लीजिए कोई इलीगल तरीके से वहां पर घुसा हुआ है तो उसे असाइलम नहीं देना है वहां पर, उससे वहां से निकाल देना है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, आपने सुना होगा जब ट्रम्प का जो दीवार भी बनी थी तो उसके बारे में आपने सुना होगा, तो वो था आपका टाइटल 42। उस ऑर्डर के तहत अथॉरिटीज को ये पावर दी गई थी कि आप एक्सपेल कर सकते हैं जो भी यहाँ पर मेक्सिको से इलीगल तरीके से आए हुए हैं माइग्रेंट्स हैं, तो उनको असाइलम यहाँ पर नहीं दी जाएगी, उनको निकाल सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, अब रिसेंटली द यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड इट्स मेंशन टू रिप्लेस द कोविड-19 एरा टाइटल 42। अब क्या क्या है, द इन्फोर्समेंट ऑफ टाइटल 8। अब आया आपका टाइटल 8 के प्रवर्तन के साथ बदलने ने अपनी इरादे की घोषणा की है, जिसमें संभावित आपराधिक मुकदमा, निर्वासन और प्रवासियों के लिए पुनः प्रवेश पर 5 साल पर प्रतिबंध शामिल किया जाएगा। क्या होगा इसके तहत? विच इन्वॉल्व्स पोटेंशियल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, डिपोर्टेशन एंड 5 years बैन ऑन द एंट्री फॉर माइग्रेंट्स। अगर किसी पर किसी भी तरीके के चार्जेस लगाए गए हैं तो 5 साल तक वो उस पर बैन लगाया जाएगा कि वो यहाँ पर एंटर नहीं हो सकता है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो ये ये टाइटल आपको 8 और टाइटल 42 याद रखना है। साइबर सुरक्षित भारत इज इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन और यूनियन मिनिस्ट्री? नीति आयोग का है, नास्कॉम का है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो इजी क्वेश्चन हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन आपको याद क्या रखना है, साइबर सुरक्षित। अब ये मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि साइबर क्राइम के बारे में लिखिए। चला हुआ ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, हॉट टॉपिक जो है वो है आपका साइबर क्राइम, वो है आपका एआई। तो ये चले हुए हैं। तो साइबर क्राइम से संबंधित क्या गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किए हैं, तो मेंस में लिखेंगे ना आप कि साइबर सुरक्षित करके इनिशिएटिव चलाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। इसके तहत क्या किया जाएगा, द प्राइमरी मिशन ऑफ द साइबर सुरक्षित भारत इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम एंड एनहांस द कैपेसिटी ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर इफेक्टिवली टैकल साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो आपको क्या करना है, अवेयरनेस देनी है लोगों को, और साथ ही साथ में इसकी पावर बढ़ाई जाएगी ताकि जो पॉलिसीज हैं या लोगों का निवारण है, जो उनकी समस्या है वो जल्दी से जल्दी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल रेस टू नेट जीरो? किस संस्था ने रेस टू नेट जीरो नामक रिपोर्ट जारी की है? क्योंकि इसके बारे में चला ही हुआ है नेट जीरो, पिछले कल भी हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट जीरो। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा, है ना, कि नेट जीरो का मतलब क्या है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन
इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, तो उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, रेस टू नेट जीरो। द रिपोर्ट हाईलाइट दैट मेनी कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन आर considered insufficiently prepared to address extreme weather events and natural disasters। इस रिपोर्ट ने क्या कहा हुआ है, इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि जो एशिया पैसिफिक रीजन की कंट्रीज हैं, जो एशिया पैसिफिक रीजन की कंट्रीज हैं, वो इनसफिशिएंटली प्रिपेयर्ड हैं, उनके पास उतनी प्रिपेयर्डनेस नहीं है। अगर किसी तरीके की नेचुरल जो कैलेमिटीज हैं वो आती हैं या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, तो उनके पास वो प्रिपेयर्डनेस पहले से नहीं है। तो ये इसमें बताया गया है। Center for Innovation, Incubation, Research and Entrepreneurship CI2RE has been inaugurated in which state? तो Center for Incubation, Research and Entrepreneurship का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो ये हाल ही में तेलंगाना में किया गया। इनोवेशन सेंटर से नाम पता लग रहा है आपको कि किसी तरह की नई टेक्नोलॉजी का Innovation Center is to address the latest engineering, technology and entrepreneurship challenges in the 21st century by adopting advanced technologies। एडवांस टेक्नोलॉजी से क्या क्या दुविधाएं आ सकती हैं या उससे क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या इनोवेशन हो सकते हैं, उसी से संबंधित आपका तेलंगाना में से ये इनोग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चीफ मिनिस्टर कन्फर्ड विद द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। ये सिर्फ ऐसा नहीं भारत रत्न अवार्ड है, देखिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड है ऑफ बुधांजलि रिसर्च फाउंडेशन। तो बुधांजलि किस मुख्यमंत्री को बुधांजलि रिसर्च फाउंडेशन के भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपको योगी आदित्यनाथ जी को। क्यों किया गया है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का रोल जो था उत्तर प्रदेश को बनाने में फियर फ्री बनाने में उनकी भूमिका को के लिए उन्हें ये भयमुक्त राज्य बनाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 35th इंडो थाई कॉर्पोरेट यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द रॉयल थाई नेवी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच रीजन? तो किस रीजन में ये हो? ये अंडमान सी में। तो ये आपका अंडमान सी, देखिए ये अंडमान आइलैंड्स हो गए, ये आपका अंडमान सी हो गया। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कहाँ पर है। ये आपका इंडिया हो गया, देखिए आंध्र प्रदेश श्रीलंका वाला एरिया हो गया, इसे आप याद रखिए। थाईलैंड हो गया, ये म्यांमार हो गया, ये थाईलैंड म्यांमार, ये अंडमान सी हो गया, ये अंडमान आइलैंड्स हो गए, पोर्ट ब्लेयर हो गया। तो ये बोल रहा है कि 35th इंडो थाई कॉर्पोरेट किस कहाँ पर हुई, जो किसके बीच में हुई? इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच रीजन? तो आपका अंडमान सी में हुई है। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व इंडियन नेवी शिप INS केसारी। ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि किस नेवल शिप ने या किस शिप के द्वारा उसमें पार्टिसिपेट किया गया? तो INS केसरी एंड थाईलैंड्स की साइबूरी फ्रिगेट along with maritime patrol aircraft from the both navies। तो फ्रिगेट्स जो थे अलग अलग उनने पार्टिसिपेट किया। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी शिप जा रही है, उसके साथ साथ में छोटे छोटे भी जा रहे हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं? फ्रिगेट्स कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव सत्यभामा दास बिजू रिसेंटली इन न्यूज। ये क्या हो गया आपका? पर्सन इन न्यूज। तो सत्यभामा दास बिजू रिसेंटली इन द न्यूज एंड नाउन एज द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? तो फ्रॉगमैन कहा जा रहा है, देखिए ये क्या है? बायोलॉजिस्ट है। यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने क्या किया है? ही हैज बीन चूजन फॉर हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज प्रेस्टिजियस रेडक्लिफ फेलोशिप एंड ही इज दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्हें चूज किया गया है यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए प्रेस्टिजियस रेडक्लिफ फेलोशिप के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास सिद्धेश्वर टेम्पल रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सिद्धेश्वर टेम्पल कहां पर है आपका? ये आंध्र प्रदेश में है। कंस्ट्रक्टेड बाई किसके द्वारा बनाया गया है? नोलाम्बा रूलर्स अंडर द लॉर्डशिप ऑफ पल्लवास। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आपको क्या पूछा जाएगा? हो सकता है आपको पूछा जाए कि नोलाम्बा जो रूलर्स हैं वो हाल ही में न्यूज में थे, अब वो किस वजह से न्यूज में थे, ऐसा भी क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है। तो देखते हैं जरा इसको। तो पल्लवा बिटवीन 17th एंड 18th सेंचुरी द टेंपल इज डेडिकेटेड टू प्रोपेगेशन ऑफ शैविज्म। तो किससे संबंधित है? भगवान शिव के जो मानने वाले थे, शैव धर्म के जो प्रचारक थे, उससे संबंधित है। इसमें क्या बताया गया है? इससे क्या पता चलता है हमें? जो पिलर है यहाँ पर, उससे पता चलता है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। सपोर्टेड बाई नोलाम्बा पल्लवा एंड देयर प्रेसिडेसेस, जो उनके आगे उनके पूर्वज थे या जो पिछले पूर्वज थे, फिर उनके आने वाली जनरेशन थी। तो वो हमें पता लगता है एजुकेशन के बारे में। शैविज्म से संबंधित है, आंध्र प्रदेश में है। नोलाम्बा रूलर से संबंधित है सिद्धेश्वर टेम्पल। अब ये नोलाम्बा जो डायनेस्टी है या नोलाम्बा जो डायनेस्टी है, ये कैसे है? वे दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तियों में से एक थे। नोलाम्बा ने
8वीं से 12वीं सदी तक पारंपरिक रूप से नोलाम्बाबाड़ी नामक क्षेत्र पर शासन किया, जो दक्षिण पूर्व कर्नाटक और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। उन्हें पहले पल्लवों, बादामी और चालुक्यों, गंगा और राष्ट्रकूटों के बाद में कल्याणी के चालुक्यों के सामंतों के रूप में शासन किया, और कई शिलालेखों में नोलाम्बा के आमतौर पर खुद को नोलाम्बा पल्लवा कहा हुआ है। तो नोलाम्बा पल्लवा कहा गया है। तो ये थोड़ा सा हो गया कहां पर उन्होंने रूल किया था, फ्यूडेटरीज थे और टू पल्लवा चालुक्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द 17th पॉइंट एग्रीमेंट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? 17वें सूत्रीय समझौता किस देश से संबंधित है? तो वह है आपका तिब्बत से संबंधित। द 17 पॉइंट एग्रीमेंट इज एसोसिएटेड विद तिब्बत। इट वाज साइंड बाय तिब्बतन डेलीगेट्स एंड चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव इन 1951। तो इंपॉर्टेंट हो गया ये। अभी हाल ही में द तिब्बतन यूथ ऑर्गेनाइज द तिब्बत मैटर मार्च, मंथ लॉन्ग मार्च सिंस अप्रैल 29 टू कमेमोरेट द फोर्स साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट तिब्बतन इशू। तो 17 सूत्री समझौता तिब्बत से संबंधित है। इस पर 1951 में तिब्बती प्रतिनिधि और चीनी प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोनों के बीच में 17 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ है। विच कंट्री सेलिब्रेट्स विक्ट्री डे टू कमेमोरेट इट्स विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी पर अपनी जीत की याद में कौन सा देश विजय दिवस मनाता है? तो वो मनाता है आपका रूस। तो रशियन सेलिब्रेट विक्ट्री डे टू मार्क इट्स विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आपको कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ इस तरीके से दिख रहा था कि एक्सिस एक तरफ एलाइज थी। तो ये भी आप याद रख सकते कौन किस किस साइड में था। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया पोस्ट एंड कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT हैव कोलैबोरेटेड टू ऑपरेशनलाइज विच पोर्टल? तो इंडिया पोस्ट और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने किस पोर्टल को संचालित करने के लिए सहयोग किया है? तो आपका किया है भारत ई मार्ट। तो भारत ई मार्ट, ई मार्ट से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ई मार्ट एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ना आप लोगों तक चीजों को पहुंचाएंगे, डिलीवरी करेंगे सर्विसेज ये प्रोडक्ट्स का। दिस पोर्टल एम्स टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज फॉर पिकिंग अप कंसाइनमेंट फ्रॉम ट्रेडर्स प्रीमाइसेस एंड इंश्योरिंग डोर स्टेप डिलीवरी फॉर कंसाइन अक्रॉस इंडिया। तो इस पोर्टल का उद्देश्य व्यापारियों के परिसर से खेप उठाने की सुविधा प्रदान करना है और पूरे भारत में खेप के लिए डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करना है। जैसे कि आपको, तो नाम याद रखना भारत ई मार्ट, जैसे कि आपको अमेजोन या फिर आपका फ्लिपकार्ट तरीके से आपको डोर स्टेप जो डिलीवरी है वो दी जाती है, उसी तरीके का ये भारत ई मार्ट होगा। लेकिन किससे संबंधित है आपका? तो इंडिया पोस्ट एंड कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। तो इंपॉर्टेंट हो गया ये फिर। तो इसी के साथ आज के हमारे जो करंट अफेयर है वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो अपने व्यूज आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, या फिर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन सभी से हमें पता चलता है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। नहीं आ रही होंगी तो वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन आपका व्यू हमें पता लगना चाहिए कि आप किस तरीके से भी सोच रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कहाँ पर आपको दिक्कतें आ रही हैं, किस तरीके का आपको मटेरियल चाहिए होगा, तो वो भी आप बता सकते हैं। बाकी हमारा 7 जनवरी 2024 को स्कॉलरशिप टेस्ट है, जरूर दीजिएगा। उसकी डिटेल्स आपको नीचे दी जाएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।